अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक है ओजोन, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ओजोन क्या होती है, ओजोन लेयर किस हाइट पे मौजूद होती है, इसकी क्या कंसंट्रेशन होती है, इसका क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, और फिर ये कैसे प्रोटेक्ट की जा सकती है, इसकी जो डिस्ट्रक्शन हो रही है कैसे रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा कि अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, ओजोन के जो डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स हैं उनको हम कैसे अल्टरनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओजोन बुनियादी तौर पर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम 20 to 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अंदर 28 किलोमीटर की हाइट के ऊपर मैक्सिमम ओजोन पाई जाती है। ओजोन जो है बुनियादी तौर पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये एक टॉक्सिक गैस है। ये लोअर एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं होती, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में जहाँ हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं वहाँ ये प्रोड्यूस हो सकती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं वहाँ ये पैदा हो सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ही पैदा होती है, ठीक है। दैट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंडली, ओजोन का कलर लाइट ब्लू होता है, इसकी स्मेल पंजेंट ऑडोर होती है इसकी, और ये नीचे हमारे लिए पॉइजन है, ऊपर हमारे लिए ये लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, क्योंकि एट द अबव 28 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस जो सोलर रेडिएशन होती हैं, उन सोलर रेडिएशंस के अंदर अल्ट्रा वायलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर सोलर रेडिएशन से अल्ट्रा वायलेट हम तक पहुँच जाएँ तो दिस कैन कॉज म्यूटाजेनेसिस, और हमारे डीएनए के अंदर ये म्यूटाजेनिक कॉज कर सकती है, म्यूटेशन कॉज कर सकती है, विच कैन कॉज स्किन कैंसर। और थोड़ी बहुत अल्ट्रा वायलेट लाइट हमें ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर विटामिन D3 प्रोड्यूस होता है, कैल्सीफेरोल, और वो विटामिन D3 हमारे स्किन के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो फैट या चर्बी होती है, इस पर सूरज की रोशनी जब लगती है तो विटामिन D तैयार होता है। विटामिन D के लिए जो कंडीशन है वो सूरज की रोशनी के अंदर मौजूद अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं। तो थोड़ी बहुत अल्ट्रा वायलेट होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी ज़्यादती है, उसकी जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उसको रोकने के लिए ओजोन का रोल है, वो रोल हम आज डिस्कस करेंगे। आगे चलिए जी। तो ओजोन प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेयर में बाय दिस रिएक्शन 3O2 कन्वर्ट इनटू 2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर है, अगर वहाँ की कंसनट्रेशन 0.1 ppm से, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपने पढ़ी 28 किलोमीटर अबव 10 ppm, तो 0.1 ppm अगर हो जाए तो इस कंसंट्रेशन पे ओजोन टॉक्सिक होती है और हार्मफुल होती है फॉर ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा ये रबर को अटैक करती है, और ये हाई टेम्परेचर पे ड्यूरिंग द कंबस्टन टेकिंग प्लेस इन द एयर ये पैदा हो जाती है, ठीक है। थिकेस्ट लेयर ऑफ ओजोन इज एट अ हाइट ऑफ 23 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, यानी ये विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट थिक होगी, और ये 50 किलोमीटर तक रहती है ओजोन, स्ट्रेटो से भी ऊपर आगे जाती है, लेकिन इसकी थिकेस्ट लेयर 23 है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। सन के अंदर कौन सी रेडिएशन हार्मफुल होती हैं? सन के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, जो वायलेट कलर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती हैं। ये रेडिएशन लाइफ के लिए सपोर्टिव नहीं होती, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हो अगर, तो ये कैंसर कॉज कर सकती हैं, स्किन कार्सिनोमा कॉज करती हैं, ठीक है, और डीएनए के अंदर म्यूटेशन पैदा कर सकती हैं, उससे कैंसर पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिसअपीयर कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, देन द हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द अर्थ एंड वुड कॉज द स्किन कैंसर, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट है जी, कौन से सोर्सेज है जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं? उनमें सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स इनको नॉक्स कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉक्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड N2O5, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नॉक्स प्रोड्यूस होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और इसके अलावा जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे थंडर्स के दौरान, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के स्पार्क प्लग भी नॉक्स पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग दूसरी बड़ी चीज़। न्यूक्लियर टेस्ट अगर ऑन ग्राउंड किया जाए, ग्राउंड जीरो पर किया जाए, तो वो ऑन ग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। इतनी हीट से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं,
क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तो इससे भी नॉक्स पैदा होंगे, वो फिर ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वो एक न्यूक्लियर मशरूम बनाते हैं, ठीक है, कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है इसका जो धुआं है, तो वो वहाँ से ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। सबसे बड़ी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन एंड फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCl3 और CF2Cl2 ये यूज़ होते हैं एरोसोल्स में, प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेंट गैसेस में, एयर कंडीशनर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनसे फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन रिलीज होता है, क्लोराइड फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं। एक फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन एटम का जो प्रोड्यूस होता है, दिस कैन डिस्ट्रॉय 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स बैक इनटू ऑक्सीजन, सो दिस कैन क्रिएट अ होल इन द ओजोन लेयर। क्योंकि ये जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे क्लोराइड फ्री रेडिकल और क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल, तो ये कन्वर्ट कर देंगे ओजोन को इनटू क्लोरीन ऑक्साइड, और ये क्लोरीन ऑक्साइड फिर दोबारा क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। इस तरह आपके पास ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती जाएगी। ये 1980s में ऑस्ट्रेलिया के एटमॉस्फेयर के ऊपर ये होल क्रिएट हो गया था जो देखा गया था। इसकी पिक्चर होती है सैटेलाइट के जरिए जिसमें देखा जाता है कि ये जोन जो है ओजोन का, वो उसमें कितना ज़्यादा गैप है, वो फिर ऑटोमेटिकली फिल अप हो गया विद इन 10 to 20 ईयर्स, ठीक है, लेकिन वो होल क्रिएट हुआ था। उस वक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे और ये बैंड नहीं थे, अभी इनके ऊपर पाबंदी लगना शुरू हो गई है। और ओजोन लेयर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी? एक तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को कम किया जाए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अल्टरनेटिव तलाश किया जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्लोरीन ना हो, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इनमें क्लोरीन नहीं, दे कैन बी यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट गैस। फिर मोस्ट एक्सपेंसिव, जो मोर एक्सपेंसिव अगर ऑप्शन लिया जाए तो फिर फ्रीऑन गैस यूज होती है, इट इज़ एन इनर्ट गैस, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। द फर्स्ट ClCFC substitutes to be introduced were hydrochlorofluorocarbons such as CF3, CHCl2 and CHF2Cl। इसके अलावा ClCFC भी वो किए जाते हैं, CHFCs, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ब्रेक डाउन मोर रेडिली इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, देन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दस लेस लाइकली टू रीच इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नीचे ही ब्रेक हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचेंगे। मच बेटर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स नो क्लोरीन। मैंने आपको पहले बताया कि जिनमें क्लोरीन मौजूद ही ना हो वो यूज़ किए जा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसके अलावा they have been used successfully as a refrigerant since 1994 and replaced the freon in nearly all car air conditions, ठीक है। ये फ्रीऑन को भी रिप्लेस कर गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज सोपी वाटर फॉलोड बाय रिंस एंड एयर ड्राइंग। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके अंदर जब मॉइस्चर आ जाती है तो वो मॉइस्चर जो है बुनियादी तौर पे ख़राब कर देती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। उस मॉइस्चर को बचाने के लिए, उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम मॉइस्चर को के रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो रिपेलेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनका स्प्रे करते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह के अंदर अगर पानी चला जाए तो मैकेनिक लोग जो हैं उसको पानी को रिमूव करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसे वॉश करते हैं। उसका अल्टरनेटिव एयर ड्राइंग है, ठीक है। एयर के ज़रिए, हॉट एयर के ज़रिए आप सर्किट को ड्राई कर लें और फिर उसके अंदर से मॉइस्चर को ख़त्म कर लें। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। अगर हमारी एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बरकरार रहे तो हमारे पास फ़िल्टर होकर सनलाइट आएगी और उस फिल्टर्ड सनलाइट में इतनी अल्ट्रावायलेट होगी जितनी हमें ज़रूरत है। नॉर्मली एक इंसान को 20 मिनट के लिए रोज़ाना धूप में बैठना चाहिए ताकि उसके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स,
हो सकती हैं, ठीक है, बोन डिफॉर्मेशन हो सकती हैं, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये हमारे अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को और कैल्शियम की डिपोजिशन को और बोन की डेंसिटी को रेगुलेट करता है। इससे ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर दुरुस्त नहीं है। पूरा पूरा दिन धूप में रहना, उससे ये चीज़ बढ़ सकती है, ठीक है। और नॉर्मली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो मौजूद होती हैं, अगर रोज़ाना 20 मिनट सूरज की रोशनी को अपनी स्किन के ऊपर अपनी स्किन को एक्सपोज किया जाए सनलाइट में, तो ये इनफ होता है, हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। ये भी याद रखें कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी हाइपर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के, इनकी हाइपर टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। विटामिन डी की हाइपर टॉक्सिसिटी भी होती है। बाकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं दे आर नॉट हाइपर टॉक्सिक, उनकी ज़्यादा क्वांटिटी ली जाए तो वो चूँकि वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वो हमारे सिस्टम से वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है, यूरिन से पास ऑन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और आपको के जहन में अगर कोई सवाल जवाब हो इस लेक्चर के मुतालिक तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और press the bell icon button and press the like button. Thank you very much. Allah Hafiz.